हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के मॉक टेस्ट में। आज के मॉक टेस्ट में 50 प्लस क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे हम लोग 1 घंटे के अंदर इन सभी प्रश्नों को हल कर ले। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए भी नहीं दूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और बच्चे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। प्रैक्टिस सेट है ये, जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन कोई सजेशन आप देना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। ये वीडियो यूपी पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम, देन सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, बिहार स्टेट हो गया, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं जगह जगह, सबके लिए काफी लाभदायक होगा। तो चलिए देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने समाज में संघर्ष के सकारात्मक कार्यों पर जोर दिया है। ऑप्शन ए जॉर्ज सिमर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी नॉम चोम्स्की। तो बताइए समाज के संघर्ष के सकारात्मक कार्यों पर किसने जोर दिया है इन लेखकों में से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जॉर्ज सिमल। जॉर्ज सिमल की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द फिलॉसफी ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समान पूर्वज से उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी एग्नेट्स, ऑप्शन सी सजातीय और ऑप्शन डी है मोइटीज। तो बताइए क्या कहेंगे। समान पूर्वज से जो व्यक्ति उत्पन्न होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी सजातीय, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कोग्नेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शहरी विश्लेषण के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के विकास का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है। ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट स्कूल, ऑप्शन बी है शिकागो स्कूल, ऑप्शन सी है वियना स्कूल और ऑप्शन डी है औपचारिक विद्यालय। बताइए किसको दिया जाता है। शहरी विश्लेषण के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के विकास का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल से कौन कौन संबंधित है। रॉबर्ट एजरा पार्क हो गए, स्मॉल हो गए, टॉनीज हो गए, ये सभी क्या है, शिकागो स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे मानव पूंजी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए उद्योग पर रिटर्न, ऑप्शन बी बचत पर रिटर्न, ऑप्शन सी शिक्षा पर रिटर्न और ऑप्शन डी है व्यवसाय पर रिटर्न। तो बताइए इनमें से हम किसे मानव पूंजी मतलब ह्यूमन कैपिटल के रूप में जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी शिक्षा पर रिटर्न। अगर आप शिक्षा पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम फायदा ही देगा। शिक्षा पर इन्वेस्ट करना ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। ये एक मानव पूंजी है जो आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेगा। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो सदियों तक लोग आपको याद करेंगे। तो ये क्या है, शिक्षा, एजुकेशन क्या हुई, एक ह्यूमन कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लुइस मम्फोर्ड ने कंटेनर शब्द का प्रयोग किस शहर की विशेषता बताने के लिए किया था। बताइए। ऑप्शन ए नौपाषाण काल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी कृषि काल और ऑप्शन डी सामंती काल। तो बताइए लुइस मम्फोर्ड ने कंटेनर शब्द का प्रयोग किस शहर की विशेषता बताने के लिए किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नौपाषाण काल। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। लुइस मम्फोर्ड ने नौपाषाण काल के दौरान शहरों के उद्भव और विकास का वर्णन करने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया।
किसका? शहरों के उद्भव और विकास का वर्णन करने के लिए। यह तर्क दिया कि इस काल में कृषि के विकास और स्थायी बस्तियों की स्थापना के कारण शहर भौतिक और सामाजिक कंटेनर के रूप में कार्य करने लगे हैं, जहां भोजन, संसाधन और लोग एक साथ जमा होते हैं और वो एक कंटेनर के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब समाज के सदस्यों द्वारा अनुभव की जाने वाली अपेक्षाओं और वस्तुपरक स्थितियों के बीच अंतर होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सांस्कृतिक अंतराल, ऑप्शन बी सापेक्ष अभाव, ऑप्शन सी सापेक्ष गरीबी और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विघटन। तो बताइए क्या कहेंगे जब समाज के सदस्यों द्वारा अनुभव की जाने वाली अपेक्षाओं और वस्तुपरक स्थितियों के बीच अंतर होता है तो इसे हम सापेक्ष अभाव कहेंगे, मतलब रिलेटिव डेप्रीवेशन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, समाज के सदस्यों द्वारा अनुभव की गई जाने वाली अपेक्षा और जो वस्तुपरक स्थितियां हैं उनके बीच क्या अंतर पाया जा रहा है। यह तब होता है जब लोग अपनी स्थिति की तुलना दूसरों से करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उन चीजों से वंचित हैं जिनके वे हकदार हैं, जिनके जो दूसरों के पास है। मतलब अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसकी तुलना दूसरे से कर रहे हैं कि मतलब दूसरे के पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। हमेशा हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं, तो ये सापेक्ष अभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने औपचारिक समाजशास्त्र शब्द गढ़ा है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी गिडिंग्स, ऑप्शन सी है जॉर्ज सिमेल और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए औपचारिक समाजशास्त्र किसने ये शब्द को गढ़ा है? फॉर्मल सोशियोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी है जॉर्ज सिमेल। कहीं कहीं टाइपिंग एरर हो गया है, उसके लिए सॉरी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शहरों में जनसंख्या प्रवास के बजाय प्राकृतिक कारणों के कारण बढ़ती है तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी छद्म शहरीकरण, ऑप्शन सी है अत्यधिक शहरीकरण और ऑप्शन डी है आंतरिक शहरीकरण। जब प्रवास के बजाय प्राकृतिक कारणों के से जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? तो उसे हम शहरीकरण कहते हैं। शहरीकरण में क्या होता है, मोस्टली जो चीजें होती हैं वो प्राकृतिक कारणों से बढ़ती हैं। ठीक है, जैसे ग्रामीण शहरों से लोग प्रवास कर रहे हैं, नगरों में जा रहे हैं, तो उसे हम शहरीकरण कहेंगे। मतलब इसके कारण जो प्रवास हो रहा है वो प्राकृतिक कारणों के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो किसी व्यक्ति की स्थिति को नहीं बदलता है वह है। ऑप्शन ए सामाजिक गतिहीनता, ऑप्शन बी क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता और ऑप्शन डी है संरचनात्मक गतिशीलता। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो किसी व्यक्ति की स्थिति मतलब स्टेटस में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति लखनऊ में भी रह रहा है तो वही स्थान पर है, और अगर वो मध्य प्रदेश में चला जा रहा है तो भी उसका स्थान स्थिति मतलब उसका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कौन से चेंज को कहते हैं इस तरीके का? तो इसे हम क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। कुछ चीजें हम लोग को इंग्लिश में ज्यादा इजी लगती है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों द्वारा शिक्षक को गुड मॉर्निंग कहना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए लोकगीत, ऑप्शन बी सीमा सुल, ऑप्शन सी मोरेज और ऑप्शन डी परंपराएं। तो बताइए अगर छात्र जो शिक्षक को हमेशा विश करते हैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, तो ये क्या कहलाएगा बताइए?
तो ये क्या है? ये एक तरीके का ट्रेडिशन है, मतलब एक बच्चे का शिष्टाचार है और सम्मान व्यक्त करने का तरीका होता है। ऑप्शन डी परंपराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी फ्रेजर, ऑप्शन सी कोजर और ऑप्शन डी वेबर। तो बताइए प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में इनमें से किसने वर्णित किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी कोजर। कोजर की बुक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस बुक है। कोजर ने क्या किया? प्रतियोगिता क्या होती है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समूह मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिक रूप से आत्मसात किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आत्मसातकरण, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी समाजीकरण और ऑप्शन डी प्रसार। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समूह मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकरण किया जाता है, मतलब अपनाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे समाजीकरण। मतलब व्यक्ति मूल्यों को अपना रहा है, कुछ सीख रहा है, जैसे मूल्य हुए, मानदंड हुए, रीति रिवाज हुए, विचारधाराएं हुई, या एक सतत प्रक्रिया होती है सीखने की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे समारोह जो किसी व्यक्ति के जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण में एक महत्वपूर्ण संक्रमण को चिन्हित करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए भूमिका निभाना, ऑप्शन बी अनुष्ठान, ऑप्शन सी पारित होने के संस्कार और ऑप्शन डी दीक्षा संस्कार। वे समारोह जो किसी व्यक्ति के जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण में एक महत्वपूर्ण संक्रमण को चिन्हित करते हैं, बताइए क्या कहलाएंगे? तो इसे हम कहेंगे राइट्स ऑफ पैसेज, पारित होने के संस्कार। हिंदी में देखिए कितना टफ वर्ड लिखा है। राइट्स ऑफ पैसेज का बताइए सिद्धांत कौन दिया था कमेंट बॉक्स में? शायद यहाँ राइट्स ऑफ पैसेज लिखता तो आप लोग जल्दी बता देते। ये होगा पारित होने के संस्कार। थोड़ा हिंदी मिसमैच कर रहा होगा या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संस्था को सर्वोत्तम रूप से निम्नलिखित के एक परिसर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब एक संस्था को कैसे वर्णित किया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए प्राधिकरण के रूप में, ऑप्शन बी कानून के रूप में, ऑप्शन सी भूमिकाओं के रूप में और ऑप्शन डी है प्रक्रियाओं के रूप में। तो बताइए संस्था को कैसे परिभाषित करेंगे आप? ये ऐसे ऐसे माइनर क्वेश्चन हैं जो हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इन सारे एग्जामों में। क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कभी कभी जो फैक्ट बेस होते हैं वो तो हम लोग कर लेते हैं, कुछ होते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं वो हम लोग से गलत हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी भूमिकाएं, रोल्स। एक संस्था को सर्वोत्तम रूप से भूमिकाओं के एक परिसर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। संगठन तब बनता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और उनके बीच स्थापित संबंधों एवं अंतःक्रियाओं की संरचना ही संगठन कहलाती है, जिसमें कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का विभाजन होता है। ये कार्य और उत्तरदायित्व ही व्यक्ति की भूमिकाएं निर्धारित करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यकों द्वारा अपने पैतृक रीति रिवाजों को त्याग कर बहुसंख्यक की संस्कृति को अपनाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एकीकरण, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी आत्मसातकरण और ऑप्शन डी प्रवास। अल्पसंख्यकों द्वारा अपने पैतृक रीति रिवाजों को त्याग कर बहुसंख्यकों की संस्कृति को अपनाने को हम क्या कहेंगे, बताइए?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदर्भ समूह व्यवहार में प्राथमिक कारक होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए ईर्ष्या, ऑप्शन बी समूह निष्ठा, ऑप्शन सी सापेक्ष अभाव और ऑप्शन डी भय कारक। तो बताइए संदर्भ समूह व्यवहार में प्राथमिक कारक कौन से होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सापेक्ष अभाव, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होता है। संदर्भ समूह व्यवहार में प्राथमिक कारक सापेक्ष अभाव मतलब रिलेटिव डेप्रिवेशन है। व्यक्ति अपने संदर्भ समूह से अपनी स्थिति की तुलना करता है, तब वह महसूस करता है कि वह समूह के अन्य सदस्यों की तुलना में वंचित है, तो वह भावना व्यवहार को प्रभावित करती है। या ईर्ष्या या भय कारक जैसी भावनाओं से अधिक मौलिक है, क्योंकि यह सामाजिक तुलना पर आधारित एक संज्ञानात्मक मूल्यांकन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौखिक चरण में मौखिक संचरण में पारित कथाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक पौराणिक कथा, ऑप्शन बी लोकगीत, ऑप्शन सी लोकगीत और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें दो ऑप्शन एक ही हो गए हैं। यहाँ पर आप मानदंड कर लीजिए, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मौखिक संचरण में पारित कथाएं मतलब बहुत सी कहानियां जो कथाएं चलती हैं, रीति रिवाज विश्वास होते हैं, मौखिक परंपरा हम बोल कर लोगों को बताते हैं सुनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी लोकगीत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस स्थिति को दर्शाता है जहां एक टीवी कमेंटेटर क्रिकेट मैच का वर्णन उसी प्रकार करता है जैसे एक रेडियो कमेंटेटर करता है? ऑप्शन ए संचार अंतराल, ऑप्शन बी सांस्कृतिक अंतराल कहलाएगा, ऑप्शन सी तकनीकी अंतराल कहलाएगा और ऑप्शन डी जनरेशन गैप कहलाएगा। तो बताइए ये क्या कहलाएगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी तकनीकी अंतराल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मेडिकल छात्र एक क्रमिक रूप से धारण किए हुए इंटर रेजिडेंट और एक स्वतंत्र चिकित्सा व्यवसाय की स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त समाजशास्त्रीय शब्द है। ऑप्शन ए स्थिति क्रम, ऑप्शन बी स्थिति सेट और ऑप्शन सी प्राप्त स्थितियां और ऑप्शन डी है निर्धारित स्थितियां। एक मेडिकल छात्र है, उसकी इतनी सारी स्थितियां हैं, मतलब पहले वो इंटर्न हुआ, उसके बाद रेजिडेंट, देन स्वतंत्र चिकित्सक। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए स्टेटस सीक्वेंस, स्थिति क्रम कहलाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है एक मेडिकल छात्र द्वारा क्रमिक रूप से क्रम से वो ये पहले इंटर्न हुआ, फिर वो रेजिडेंट बना, फिर वो स्वतंत्र चिकित्सक बना, तो उसे हम स्थिति क्रम मतलब स्टेटस सीक्वेंस कहेंगे। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक समाजों के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए वे छोटे हैं, ऑप्शन बी वे अलग अलग हैं और ऑप्शन सी वे विषमांगी हैं और ऑप्शन डी है वे रूढ़िवादी हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक समाजों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो विषमांगी नहीं होते हैं, वे छोटे होते हैं, ठीक है, अलग थलग भी होते हैं, देन सजातीय होते हैं और रूढ़िवादी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राउंडेड थ्योरी का संबंध किस शोध दृष्टिकोण से है? ऑप्शन ए मात्रात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी गुणात्मक अनुसंधान,
ऑप्शन सी प्रायोगिक अनुसंधान और ऑप्शन डी है सर्वेक्षण अनुसंधान। तो बताइए ग्राउंड थ्योरी इनमें से किससे रिलेटेड होती है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराडाइम शिफ्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस कुहन, ऑप्शन बी पॉल लेजरफेयर, ऑप्शन सी हर्बर्ट ब्लूमर और ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो बताइए पैराडाइम शिफ्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए थॉमस कुहन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तकनीक का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए, ऑप्शन बी गुणात्मक क्षेत्र अध्ययन के लिए, ऑप्शन सी प्रायोगिक डिजाइन के लिए और ऑप्शन डी है सर्वेक्षण विश्लेषण के लिए। तो बताइए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब सहभागी अवलोकन का प्रयोग आप लोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम किसी समाज की संस्कृति उसके व्यवहार समझने के लिए करते हैं। तो इसका प्रयोग हम किस लिए? गुणात्मक क्षेत्र अध्ययन के लिए करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन ए आगस्ट कॉन्ट, ऑप्शन बी कॉल पॉपर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्किम और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी इनमें से किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कॉल पॉपर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगुलेशन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए तीन प्रकार के उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन बी कई स्रोतों से डेटा का सत्यापन, ऑप्शन सी तीन शोधकर्ताओं द्वारा कार्य और ऑप्शन डी है मात्रात्मक और गुणात्मक मिश्रण। तो बताइए ट्रायंगुलेशन क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तो इसका जो सही है कई स्रोतों से डेटा का सत्यापन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ट्रायंगुलेशन शोध पद्धति में कई स्रोतों से डेटा के सत्यापन को संदर्भित करते हैं या विभिन्न डेटा संग्रह विधियों, डेटा के प्रकारों, शोधकर्ताओं या सिद्धांतों को उपयोग करके एक ही घटना की जांच करने की एक तकनीक है। इसका उद्देश्य शोध के निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। इसमें हम कई प्रकार की विधियां डेटा संग्रह की करते हैं, देन डेटा के कई प्रकार के प्रकारों का यूज करते हैं, देन शोधकर्ता मल्टीपल शोधकर्ताओं का उपयोग करते हैं, देन मल्टीपल सिद्धांत थ्योरीज भी यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्च डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डाटा कलेक्शन करना, ऑप्शन बी सैम्पलिंग करना, ऑप्शन सी पूरे शोध की रूपरेखा तय करना और ऑप्शन डी है हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना। तो बताइए रिसर्च डिजाइन का उपयोग आप लोग क्यों करते हैं या रिसर्च डिजाइन का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पूरे शोध की रूपरेखा तय करने के लिए, एक पूरा फ्रेम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है बताइए? ऑप्शन ए गुडे एवं हार्ट, ऑप्शन बी सी आर कोठारी, ऑप्शन सी आर एन मुखर्जी और ऑप्शन डी है पीपीएम। मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक बताइए कौन है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गुडे और हार्ट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशनल डिफिनेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए वेरिएबल्स को स्पष्ट मापने योग्य रूप में व्यक्त करने के लिए, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस को बदलने के लिए, ऑप्शन सी सैंपल साइज को बढ़ाने के लिए और ऑप्शन डी है थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए। तो बताइए ऑपरेशनल डिजाइन डेफिनेशन का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए वेरिएबल को स्पष्ट मापने योग्य रूप से व्यक्त करने के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी,
रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी गुडे और हार्ट, ऑप्शन सी जहोदा डेस्टच एंड कुक, और ऑप्शन डी एंथोनी गिडेन। तो बताइए रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन इनमें से किस राइटर की पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जहोदा डिस्टेच और कुक की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्स मेथड रिसर्च का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए केवल सैद्धांतिक अध्ययन है, ऑप्शन बी केवल फील्ड सर्वे है, और ऑप्शन सी है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन होता है, और ऑप्शन डी है केवल प्रयोगात्मक शोध होता है। ये एक बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। इजी क्या, ये पूरा का पेपर ही इजी है। इसमें आप लोग को आराम से 50 में से 45 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके इनमें 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या इससे कम हो रहे हैं, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। उससे आपकी तैयारी पता चलेगी कितनी है, क्योंकि ये पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है, ना ज़्यादा टफ बोल सकते हैं ना ज़्यादा इजी बोल सकते हैं, एक मॉडरेट लेवल का पेपर है। तो इसमें आप लोग के मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस रिश्ते को क्या कहा जाता है जो रिश्तेदारों को निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच बातचीत को प्रतिबंधित करने के लिए औपचारिक नियमों द्वारा शासित होता है? ऑप्शन ए रिश्तों से परहेज, ऑप्शन बी मजाकिया रिश्ते, ऑप्शन सी है परस्पर विरोधी रिश्ते, और ऑप्शन डी है अतरंग रिश्ते। मतलब जिसमें क्या कहा जाता है, एक बैरियर होता है, जैसे सास दामाद का कि सास दामाद से पर्दा करेगी या बोलेगी नहीं, उससे दूर रहेगी। ठीक है, जेठ हो गया, बहू जेठ से मतलब अपने जेठ से हस्बैंड के वाइफ से पर्दा करती है। उस तरह के रिलेशन को क्यों बताया गया है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिश्तों से परहेज। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अवॉइडेंस रिलेशनशिप। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आगे से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चन में बनाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मैंने ही बनाया है। तो हो सकता है कुछ आप लोग को लगे कि हिंदी ज़्यादा टफ है या कुछ भी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका देन इंग्लिश भी बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समायोजन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है ताकि ऑप्शन ए लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े, ऑप्शन बी विचारों के बीच प्रतिस्पर्धा हो, ऑप्शन सी समान और गैर सम्मान के बीच संघर्ष हो, और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों का समाजीकरण हो। बताइए समायोजन की प्रक्रिया क्यों बनाई गई है? ताकि समान और गैर समान के बीच संघर्ष हो, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब एक समान मतलब दो ग्रुप होता है, उनके बीच संघर्ष होता है, तो उन्हें में सुलह कराने के लिए हम लोग समायोजन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिक इरिक्सन की पुस्तक मनुष्य के 8 चरण की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए स्वयं का सामाजिक विकास, ऑप्शन बी समाजशास्त्री 100 का विकास, ऑप्शन सी मनु सामाजिक 100 का विकास, और ऑप्शन डी है स्वयं का विकास। तो बताइए एरिक इरिक्सन की पुस्तक है मनुष्य के 8 चरण की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मनु सामाजिक 100 का विकास। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसमें इन्होंने अपना शैशवावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक की पूरी प्रक्रिया व्यक्ति की बताई है मनुष्य के 8 चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना का प्रमुख आधार क्या रहा है? ऑप्शन ए वर्ग व्यवस्था, ऑप्शन बी जाति व्यवस्था, ऑप्शन सी औद्योगिक संगठन, और ऑप्शन डी राज्य सत्ता। बताइए भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना का मुख्य आधार इनमें से क्या रहा है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज निरंतरता में परिवर्तन और परिवर्तन में निरंतरता का उदाहरण है। यह विचार बताइए किसका है। ऑप्शन ए जीएस घुरिये, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एमएन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है ए.आर. देसाई। भारतीय समाज निरंतरता में परिवर्तन और परिवर्तन में निरंतरता का उदाहरण है, किसने कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, योगेंद्र सिंह। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज में परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारण कौन सा माना गया है। ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन सी धर्म अंतरण और ऑप्शन डी है शहरीकरण। तो बताइए भारतीय समाज में परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारक, ये सभी कारक भारतीय समाज में परिवर्तन के हैं, आपको सबसे शक्तिशाली कारण बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन होते हैं तो बहुत ही बड़े लेवल पे क्या होता है, समाज में परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में महिला स्थिति में परिवर्तन का मुख्य स्रोत रहा है। ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी शिक्षा और विधिक सुधार, ऑप्शन सी है धार्मिक पुनरुत्पादन, ऑप्शन डी ग्रामीणकरण। तो बताइए भारत में महिला स्थिति में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, शिक्षा और विधिक सुधार। मतलब शिक्षा, महिलाओं में शिक्षा का विकास हुआ है, महिलाएं अब शिक्षा ग्रहण करने लगी हैं, ज़्यादा पढ़ाई करने लगी। पहले महिलाओं को कम पढ़ाया जाता था। देन आप अगर देखेंगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से चेंजेस किए गए हैं महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनजाति और जाति के बीच मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन ए जनजाति राजनीतिक व्यवस्था रखती है, ऑप्शन बी जाति धार्मिक रूप से संगठित है और ऑप्शन सी ये जनजाति सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से स्वायत्त होती है और ऑप्शन डी है जाति आर्थिक रूप से पृथक होती है। जनजाति और जाति के बीच मुख्य अंतर क्या है। अगर देखा जाए तो जनजाति है वो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से स्वायत्त होती है, ऑटोनॉमस होती है, पर जाति के में ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए जनजातीय पहचान और भूमि अधिकार की रक्षा, ऑप्शन बी है धार्मिक एकता, ऑप्शन सी है औद्योगिक विकास और ऑप्शन डी है राजनीतिक दल बनाना। तो बताइए बिरसा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा बिरसा आंदोलन कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जनजातीय पहचान और भूमि अधिकार की सुरक्षा। ये हुआ था 1899 से 1900 के बीच। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर कहाँ, झारखंड में पाया जाता है, मतलब झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने पाया जाता है गलत बोल दिया सेंटेंस, इसलिए सॉरी उसके लिए। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी आर्थिक लाभ और ऑप्शन डी सांस्कृतिक बहुलता। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक इनमें से कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक धार्मिक विश्वास है, क्योंकि कुछ धार्मिक मान्यताएं परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग को हतोत्साहित करती हैं और बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करती है। मतलब परिवार नियोजन अपनाने से मना करती है और संयुक्त परिवार को बढ़ावा देती है। संयुक्त परिवार क्या मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
टॉलकट पार्सन के अनुसार सामाजिक संरचना को समझने की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए मूल्य पैटर्न, ऑप्शन बी भूमिका और मानदंड, ऑप्शन सी सामाजिक संघर्ष और ऑप्शन डी आर्थिक समृद्धि। तो बताइए क्या होगा? टॉलकट पार्सन के अनुसार सामाजिक संरचना को समझने की कुंजी इनमें से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वैल्यू पैटर्न है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था के भीतर व्यक्तियों के व्यवहार और अंतःक्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को कैसे परिभाषित किया है? ऑप्शन ए सामाजिक संस्थाओं का सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में, ऑप्शन बी व्यक्तियों के बीच संबंधों का संगठित तंत्र के रूप में, ऑप्शन सी आर्थिक असमानता के परिणाम के रूप में, और ऑप्शन डी विचारधारा पर आधारित प्रणाली के रूप में। तो बताइए कैसे किया रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को परिभाषित? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यक्तियों के बीच संबंधों को संगठित तंत्र के रूप में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोशल सिस्टम पुस्तक में पार्सन्स ने समाज की संरचना को किस आधार पर समझाया है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष और असमानता के रूप में, ऑप्शन बी है सामाजिक भूमिकाएं और मूल्य के रूप में, ऑप्शन सी आर्थिक संसाधन के रूप में, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सामाजिक भूमिकाएं और मूल्य के रूप में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह को किस प्रकार की संस्था के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जैविक संस्था, ऑप्शन बी सामाजिक संस्था, ऑप्शन सी आर्थिक संस्था, और ऑप्शन डी है राजनीतिक संस्था। तो बताइए विवाह को समाजशास्त्र में किस प्रकार की संस्था के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सामाजिक संस्था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का आदर्श रूप किस पर आधारित है? ऑप्शन ए पारंपरिक अधिकार पर, ऑप्शन बी कानूनी तार्किक प्राधिकार पर, ऑप्शन सी करिश्माई प्राधिकार पर, और ऑप्शन डी सांस्कृतिक प्राधिकार पर। तो बताइए नौकरशाही का आदर्श प्रारूप किस पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, कानूनी और तार्किक प्राधिकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक समाज में कार्बनिक एकता ऑर्गेनिक सोलिडारिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समान कार्य विभाजन, ऑप्शन बी परस्पर निर्भरता और विशेषीकरण, ऑप्शन सी एक रूपता में विश्वास, और ऑप्शन डी है राजनीतिक संघर्ष। तो बताइए कार्बनिक एकता क्या होती है, ऑर्गेनिक सोलिडारिटी? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, परस्पर निर्भरता और विशेषीकरण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति, पावर, अथॉरिटी और वैधता का विश्लेषण इनमें से किसने किया है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी दुर्खिम, और ऑप्शन डी पार्सन्स। तो बताइए किसने किया है शक्ति, अधिकार और वैधता का विश्लेषण? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वेबर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने टोडा जनजाति का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी.एस. घुर्रे, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड, और ऑप्शन डी W.H.R. रिवर्स। तो बताइए इनमें से किसने टोडा जनजाति का अध्ययन किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी W.H.R. रिवर्स। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमार जनजाति के सामाजिक संगठन का अध्ययन किस भारतीय समाजशास्त्री ने किया था? ऑप्शन ए के.एस. सिंह, ऑप्शन बी B.K. राव, ऑप्शन सी है S.C. दुबे, और ऑप्शन डी है D.N. मजूमदार। सिंपल सा आपको बताना है कमार जनजाति का अध्ययन इनमें से किसने किया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी S.C. दुबे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारक ने न्यू जनजाति जो अफ्रीका की है का गहन अध्ययन किया है? ऑप्शन ए क्लार्क डेविड, ऑप्शन बी A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी E. इवांस प्रिचार्ड, और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो बताइए न्यू जनजाति का अध्ययन इनमें से किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी E. इवांस प्रिचार्ड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी भूमिज और ऑप्शन डी मुंडा। तो बताइए बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी संथाल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियां एसटी का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 0.9%, ऑप्शन बी 1.3%, ऑप्शन सी है 2.5% और ऑप्शन डी 4.1%। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 1.3%। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बिहार की कौन सी जनजाति मुख्यतः रांची प्लेटो क्षेत्र दक्षिण बिहार में निवास करती है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी खड़िया और ऑप्शन डी है भूमिज। तो बताइए इनमें से कौन सी जनजाति है जो रांची प्लेटो क्षेत्र दक्षिण बिहार में निवास करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उरांव। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपका 53 तीन क्वेश्चन तो मैंने बिहार स्पेशल डाला था, बाकी 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देन अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है देन वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। और कोई सजेशन देना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर 9 PM पर। डेली हम MCQ क्लास करते हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।